अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पेपर स्टाइल समझ रहे थे, पेपर सॉल्यूशन। काफ़ी कुछ मालूमात आपको दी जा चुकी है पेपर सॉल्यूशन की। पेपर नंबर 2 सॉर्ट आउट कर रहे थे हम लोग। इसमें मैं आपको विभाग डी समझा रही थी, जिसके कुछ सवालात के जवाब समझाने के बाकी थे। तो आज हम वही देख लेंगे विभाग डी को कि किस तरीके से उसके सवालात के जवाब लिखने हैं, पेज नंबर और उनका ट्रांसलेट आपको करवाया जा चुका है। बस आप लोगों को समझकर उसे अच्छे से नोटबुक में लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये पेपर स्टाइल थी कि कौन से लेसन में से कितना पूछा जाने वाला है, इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। 1 मार्क, 2 मार्क और 3-4 मार्क के सवालात के बारे में कितने मार्क्स के हैं, किस तरीके से पूछाए जाएंगे, वो सारी चीज़ आपको बता दी गई। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs वगैरह इसमें आएंगे। विभाग ए में ही सिर्फ 1-1 मार्क्स के जवाब है, बाकी 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क के जवाब है। फिर उसके बाद कितने सवालात आएंगे, कैसे रहेंगे, वो भी आपको बताया जा चुका था। एक सवाल का जवाब समझाया गया था, जैविक क्रियाओं एटले શું और सजीवों माटे तो ये जैविक क्रियाओं महत्व जणाओ, क्रियाओं समझाओ। तो अफ़ाल ज़िंदगी के बारे में पूछा गया है कि हमारे लिए वो ज़िंदगी के अंदर ज़रूरी क्यों है। तो उसके अंदर तग़ज़िया, तनफ़ुस और अमले तनफ़ुस, नक़्ल अमल का जो है अहम रोल बताया गया है। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल जो था आपका विभाग डी का, जो मैं समझा रही थी, एक दूधवाड़ा ताज़ा दूध में अल्प मात्रा में बेकिंग सोडा उमेरे छे। ये भी बताया गया है कि किसके लिए वो बेकिंग सोडे को मिलाया जाता है। और पाचन तंत्र में pH यानी निज़ाम में जो pH की अहमियत है वो भी बताया गया है कि किस तरीके से हमारा जो निज़ाम है उसको pH की ज़रूरत पड़ती है। pH की क्या अहमियत है कि उसका एक नंबर दर्ज किया गया है। वो नंबर के मुताबिक उसकी जो नॉर्मलिटी जो रहती है एसिड से उसको बेस की तरफ फेरने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, ताकि दूध काफ़ी टाइम तक जो है वो सही से रह सके। फिर उसके बाद आता है कार्बनना कया बे गुणधर्म વધુ संख्याમાં संयोजनों बनावવાની क्षमता धरावे छे, विगतवार समझाओ। अब ये लेसन जो है आपका कार्बन और उसके मुरक्कबात से लिया गया है। और कार्बन और उसके मुरक्कबात यानी कार्बन की क्या ऐसी अहम खासियत है जिसकी वजह से वो तमाम तर में इस्तेमाल होता है। तो उसकी कीमियावी खुसूसियात अलग है और उसकी अलग अलग तरीके दिए गए हैं कीमियावी खुसूसियात के। तो कोई भी 2 ऐसी खुसूसियात बतानी है उसकी जिसकी वजह से जो है मुकम्मल तौर पर कार्बन का इस्तेमाल बताया जा सके। तो कार्बन की कैटेनेशन और कार्बन की टेट्रावेलेंसी के बारे में भी मैंने आपको समझाया था, और कैटेनेशन के बारे में भी। ये ऐसी 2 खुसूसियात है जिसकी वजह से उसके अंदर कार्बन के बेशुमार ज़र्रात मिलकर एक नई चैन, नई जंजीर बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि कैटेनेशन क्या है और किस तरीके से ये होता है। तो कार्बन की कैटेनेशन यानी कार्बन अपने जैसे बेशुमार कार्बन का तश्कील पाने वाले मादे हैं, वो तमाम को मिलकर वो अनासिर की चैन बना लेता है और वो मुरक्कबात में तश्कील कर देता है। और जब कार्बन के मिलने की खुसूसियात, जब कार्बन से कार्बन के मादे मिलेंगे तो मिलने की वजह से उसकी कैटेनेशन बनती है, यानी वो कैटेनेशन कहलाती है। यानी कार्बन जब उसके जैसे ही बेशुमार कार्बनी अनासिर से मिलकर जो नए मुरक्कबात बनाता है और वो मुरक्कबात जो बनते हैं तो वो खुसूसियात को, यानी जो बनने की खुसूसियात है, उसे कैटेनेशन कहते हैं। और वही खुसूसियात की वजह से कार्बन सादा मुरक्कबात से नई नई ब्रांच चैन और रिंग कंपाउंड, यानी जो एक के बाद एक अनासिर से मिलकर बनने वाली चैन है उसकी तश्कील करता है। और उसके बाद जो रिंग कंपाउंड यानी कि जो रिंग्स होती है उसकी भी तश्कील करता है। तो इस तरीके से ये 2 खुसूसियत उसकी आपको याद रखनी है, कैटेनेशन और फिर आता है टेट्रावेलेंसी।
यानी कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या है। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी नहीं, आपको तो पता ही है कि कार्बन का जो हमारा दौरी जदौल है, तो वो दौरी जदौल में जो उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो 4 है। उसके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो खौल आए हुए हैं, जो मैंने आपको रिंग्स के ज़रिए समझाया था, तो उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं और उसके लिए उसकी गिरफ्त भी 4 मानी जाती है, यानी 4 नंबर उसको जौहरी नंबर उसका 4 दर्ज किया गया है। तो उसका 4 जौहरी नंबर होने की वजह से उसकी टेट्रावैलेंसी है कि कार्बन ऐसे अलग मुख्तलिफ किस्म के एटमों के साथ शरीक गिरफ्त बंदिश के ज़रिए शामिल करके, तो इस तरीके से कार्बन की टेट्रावैलेंसी में उसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन की तादाद आई हुई है, तो उसकी गिरफ्त भी 4 रहती है और उसकी वजह से उसमें मुख्तलिफ कार्बन जो है मुख्तलिफ किस्म के शरीक गिरफ्त बंदिश के ज़रिए वो शामिल करते जाता है। तो इस तरीके से वो 4 की वजह से वो मुख्तलिफ किस्म के एटमों की तश्कील करता है। तो ये था कार्बन का जो कैटेनेशन है वो 4 टेट्रावैलेंसी है वो 4 गिनी जाती है। उसके बाद मनुष्य ने उत्सर्जन तंत्रनी आकृति दोरी ने समझाओ। तो ये इखराजी इकाई की साख्त है जो आपको पेज नंबर 124 के ऊपर दी गई है, जिसके अंदर इखराजी इकाई के बारे में मालूमात दी गई कि इखराजी इकाई की साख्त किस तरीके से काम करती है। आप लोग शक्ल देख लेना कि कैसी बनानी है और क्या करना है। मैं उसके बारे में मुख्तसरन आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से इसकी मालूमात दी जाएंगी इखराजी इकाई की साख्त की। हमें ये तो पता ही है कि इंसानों में जो इखराज होता है वो गुर्दों यानी किडनी के ज़रिए होता है और वो किडनी के ज़रिए ही इखराजी अमल का जो पूरा निज़ाम है वो अंजाम पाया जाता है। और उनकी किडनी की तादाद तो आपको पता है कि 2 होती है और ओर्टा से आने वाली इसकी जो साख्त बनाई गई, इसके अंदर एक साख्त का नाम है ओर्टा, जो शरियान जो दिल के अंदर आई हुई एक ग्रह है, उसके ज़रिए वो खून पहुंचाने का यानी ऑक्सीजन वाला खून को गुर्दों तक लाने का काम करती है और वरीद के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है वापस करने का काम करती है। और जो फुजला गुर्दे को यानी फ़िल्टर करता है पेशाब को, तो वो जो पेशाब को फ़िल्टर करने वाला जो अमल है वो गुर्दों में होता है। तो इसी तरीके उसके अंदर जो आई हुई हालिब नलिया है और जो मसाना है जिसके अंदर पेशाब जमा होता है, पेशाब जहाँ पर भेज दिया जाता है, तो वो फिर मोबाइल के ज़रिए खारिज हो जाता है। और गुर्दे की साख्त और तपावली इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, यानी गुर्दे की जो अहम तरीन साख्त है वो नेफ्रॉन की साख्त कहलाती है। और गुर्दे में जो है शरियान और छोटी छोटी लाखों शरई नलियाँ पाई जाती है जो उसमें तब्दील हो जाती है और ये गुच्छे की तरह हमें दिखाई देती है। अब शरियान जो है लाखों छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी जिसे हम समझ भी नहीं पाएंगे, इतनी बारीक गुच्छेदार छोटी छोटी लाखों शहरी नलियों में तब्दील होकर नई साख्त और जो गुच्छे में तब्दील हो जाती है, जो जिसके ज़रिए वहाँ पर वो दीवारों में खून को छानती है और छना हुआ खून जो नन्ही नन्ही प्याली नुमा जो साख्तें होती है उसमें जमा हो जाता है। यानी यहाँ पर बहुत बारीकी से ऐसा काम किया जाता है वो कोई और ऐसी नली में ना पहुंच जाए जिससे जिस्म को नुकसान पहुंचे। तो वो जो वहाँ पर शहरी नलियाँ है, जो गुच्छेदार नालियाँ है, वो दीवारों के ज़रिए उसमें खून छाना जाता है और जब खून को छाना जाता है तो उसमें से जो काला सियाल खून जो रहता है वो बारीक बारीक छोटी छोटी जो प्याली नुमा जैसी प्याली दिखाई देती है, ऐसी नुमा जो साख्तें हैं वो साख्तों में जमा कर लिया जाता है। और जब उसमें प्रोटीन के साल में बड़े होने की वजह से खून में वो वहीं रहते, जाहिर सी बात है कुदरती तौर पर भी जिस्म में कई सारी चीज़ें बनती है, तो प्रोटीन के ज़रिए बड़े बड़े साल्मों की वजह से खून में वो जो है मौजूद रहते हैं और छोटे साल्मों को बाहर निकालने का काम करता है। तो इस काम को यानी ये जो काम हो रहा है शरियान और वरीद के ज़रिए गुर्दों के अंदर, तो ये पूरा काम जो है डायलिसिस का काम कहलाता है। डायलिसिस का काम यानी कि पेशाब के अंदर जो कुछ फुजलात मादे हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को अलग करना, उसमें जो कुछ भी मौजूद है फुजला, वो फुजले को अलग करना और जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी मादे हैं वो मादों को पूरे जिस्म तक पहुंचाना। तो इतना जो काम होता है वो डायलिसिस का काम कहलाता है। और इंसान के अंदर पेशाब में ख़ास तौर पर यूरिया यानी कुछ गैर नामियाती मादे पाए जाते हैं जो पानी में मौजूद होते
है। तो इस तरीके से ये इंसानों में इखराज की एक खुसूसियात दी गई है। अब ये जो खुसूसियात है ये नेफ्रॉन की जो खुसूसियात के अंदर एक अहम तरीन काम अदा करती है, जिसकी शक्ल जो है प्याली नुमा साख्त की होती है, जो गुच्छे जैसी शक्ल में हमें दिखाई देती है। इसकी आप चाहो तो किताब के अंदर इसका जो पेज नंबर है वो यहाँ पे दर्ज किया गया है, लेकिन अगर गाइड में है तो 149 पर इसमें इंसानों में इखराज दिया गया है और उसकी शक्ल भी दर्ज की गई है। तो आज की सवालात है।